नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज बात करेंगे बिहार पर। आज पटना में थे मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे चुनाव आयुक्त। वहां अलग-अलग राजनीतिक दलों के साथ उन्होंने बैठक भी की। राजनीतिक दलों के जो सुझाव आए हैं, वो अपनी जगह हैं और कई का कहना था कि पिछली बार की तरह 3 चरणों में मतदान ना कराया, एक ही दिन चुनाव करा लिया जाए। अब बिहार है, कई ऐसे राज्य हैं जो अपनी भौगोलिक और कुछ दूसरी अ, विशेषताओं के चलते या समस्याओं के चलते वहाँ एक चरण में आप जैसे आप दिल्ली में करा लेते हैं, हरियाणा में करा लेते हैं, छोटी जगह है और वहाँ किसी तरह की कोई दिक्कतें भी नहीं है। लेकिन बिहार का तो अतीत हम और आप सब जानते ही हैं और जिस तरह की वहाँ पॉलिटिक्स होती रही है और अभी भी हो रही है, उसमें भी क्या एक चरण में सभी सीटों पर मतदान कराना इतना आसान है, ये भी जानेंगे। लेकिन एक अहम बात उन्होंने वहां कही है। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय अवधि में बिहार में एसआईआर पूरा करा लिया गया, अतिरिक्त समय लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बहुत सफलतापूर्वक मतदाता सूचियों का सत्यापन का काम हुआ है और पहले 7 करोड़ 89 लाख मतदाता थे, अब 7 करोड़ 41 लाख के आसपास हैं और ये तब हैं जब इसमें करीब 20-21 लाख मतदाता अतिरिक्त जुड़े हैं। जो हटे हैं उनकी संख्या तो 69 लैक्स है, 69 लाख हटे हैं, 21 लाख नए जुड़े जुड़े भी हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि बिहार के सफल प्रयोग के बाद अब पूरे देश में एसआईआर कराई जाएगी। कई दूसरे मुद्दे भी हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। सीधे जुड़ जाते हैं अभिषेक तिवारी जी के साथ, पटना से जुड़ रहे हैं और लखनऊ से जुड़ेंगे वीरेंद्र नाथ भट्ट, लेकिन वो थोड़ा लेट जुड़ेंगे और अभिषेक जी से हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। अभिषेक जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो अभिषेक जी, आज मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों आयुक्त पटना में थे। क्या रहा कुल मिलाकर के? और उन्होंने तो ऐलान कर दिया है कि पूरे देश में ही अब एसआईआर होगा। तो जो लोग यहाँ एसआईआर का इतना पुरजोर विरोध कर रहे थे, अभी तो पश्चिम बंगाल है, केरल है, असम है, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। निकट 1-2 सालों के भीतर-भीतर तमिलनाडु भी आएगा, उसके बाद कुछ और राज्य भी जुड़ जाएंगे और 2027 नो डाउट 7 राज्यों में है। इनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, गुजरात और हिमाचल भी हैं। जी। असली तमाशा लोग सोच रहे हैं बंगाल और असम में होगा, वहां तो तमाशा होगा, लेकिन जब उत्तराखंड और यूपी में होगा ना सर एसआईआर, तब देखिएगा खेल। पूछिए क्यों? ये जो आपका रीजन है ना, ये मेरठ, हरदोई और ये वाला पूरा बेल्ट, जिसने उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदली है। उत्तराखंड में 30, 32, 35, 40 साल के मुसलमान पैदा तो लिए नहीं है। तो डुअल आधार कार्ड, मैं बहुत दिनों से ये बात कह रहा हूं कि डुअल वोटर आईडी कार्ड और कई फर्जी आधार कार्ड, और जो मुस्लिम पॉपुलेशन ये लोग बताते हैं कि अब हम लोग 19% हो गए, 20%, ये सिर्फ पॉलिटिकल बार्गेन है। मुस्लिम पॉपुलेशन ओवरऑल 16% से ऊपर इंडिया में होना ही नहीं चाहिए, कितना भी बर्थ रेट तेज हो। बाकी ये जो बाहर से आयातित लोग हैं या डुअल वोटर आईडी कार्ड, इस प्रकार से जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, तो असली बवाल यूपी और उत्तराखंड में वेट कर रहा है, लेकिन उससे अधिक बवाल कर्नाटक और तमिलनाडु में होगा।
अचानक बांग्ला भाषी तमिलनाडु के अंदर और कर्नाटका के अंदर मुसलमान पैदा तो लिए नहीं है, ये तो शिफ्ट होके गए हैं। अब यही कमाल है सर डेमोक्रेसी का। वो उसका वोटर आईडी कार्ड बंगाल में भी है, उसका वोटर आईडी कार्ड तमिलनाडु में भी है, कर्नाटका के सुदूर एकदम गुलबर्गा के में है, बीदर में है। और मेरा काम चूंकि पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करते रहना है, मैं बहुत बहुत ज्यादा ट्रेवल करता हूं, तो ये जो एसआईआर है इसकी मैं समझ रहा हूं कि नरेंद्र मोदी आ कहां से रहे हैं। जो उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले के प्राचीर से बात कही कि वी आर वेरी मच सीरियस अबाउट डेमोग्राफी चेंज, और अब 6 बार वो बिहार में अलग अलग सभाओं को संबोधित करते हुए 15 अगस्त से अक्टूबर आते आते 6 बार देश का प्रधानमंत्री ये दोहरा चुका है। इसकी इंटेंसिटी लोगों को समझ में आ रही है। अगर देश के प्रधानमंत्री ये बात कर रहे हैं तो उन्होंने अमित शाह जी को ऑर्डर दे दिया होगा। जो हेमंता बिश्व शर्मा कर रहे हैं असम में, वो यूं ही नहीं हो रहा है, वो कराया जा रहा है। जो पूरे नेपाल बॉर्डर पर अभी 1 महीने पहले नेपाल बॉर्डर रीजन पर बिहार में और यूपी में मैसिव क्रैकडाउन हुआ है। इनफैक्ट क्रैकडाउन ऐसा था उत्तर प्रदेश के बॉर्डर लाइन में कि 400 से अधिक अवैध मदरसे और मस्जिद बुलडोज कर दिए गए। सुनिए आपने न्यूज। कुछ राष्ट्रवादी पोर्टल को छोड़ दें, जो कि यूट्यूबर है, आप जैसे लोग और हम जैसे कुछ चैनल, उसके अलावे मेन स्ट्रीम मीडिया में इस पर बात नहीं हुई। मुसलमान का एक दीवार गिर जाएगा ना तो दुर्गा शक्ति नागपाल का ट्रांसफर हो गया था, कितना बवाल हो गया था। 400 अवैध मस्जिद और दरगाह ढा दिए गए, और पूरे यहां से लेकर के अल जजीरा तक तूफान मच जाना चाहिए, फिर मचा क्यों नहीं? किसी ने सोचा ये बात? अगर नहीं सोचा तो मैं बता रहा हूं, सुनिए, इस मामले की गंभीरता को समझिए। नरेंद्र मोदी 2027 आते आते सब कुछ ठीक कर देंगे, क्योंकि उनका भी तो अपना एक विजन है ना। चुनाव आयोग उस प्रक्रिया में एक हिस्सेदारी निभा रहा है, क्योंकि क्रैकडाउन ऐसी चीजों पे एक जगह से होगा तो सफल नहीं होगा। असम का एनआरसी हमने देखा, बुरी तरह से असफल हुआ, और असफलता का कारण है सर, अभी किरीट सोमैया ने एक एक्सपोज किया तो महाराष्ट्र में लगभग 500 नहीं 50,000 अवैध इनलीगल इमिग्रेंट्स, जिन्होंने इनलीगल वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड बनवाए थे, उनके कैंसिल हुए, और लगभग 22 अधिकारियों पर क्रैकडाउन हुआ। उन 22 में से 21 हिंदू थे सर। तो एनआरसी फेल होगा, ऐसी सिचुएशन आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा जो काम है फिर मल्टीपल ढंग से आपको क्रैकडाउन करना पड़ेगा, और वो होता हुआ दिख रहा है। तो आपका प्रश्न बिल्कुल सही है कि फिर कितना रोना मचेगा। बहुत मचेगा रोना धोना, बहुत इस राह में बहुत सारा रोड़ा पत्थर फेंका जाएगा, उस पत्थर से आपको हमको चोट भी लगेगी। लेकिन वही टाइम होगा जब राष्ट्रवादी मीडिया जो हम लोगों ने खड़ा किया है, विमर्श ये चैनल, यही वो काम करेगा और नैरेटिव हम आगे लेके जा पाएंगे। जी आवाज नहीं आ रही है सर? जी जी, माइक बंद था एक्चुअल में। तो उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, जैसे उन्होंने कहा है कि बिहार का ये चुनाव पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत बनने जा रहा है। इस चुनाव में जो नई पहलें शुरू की जाएंगी वो आने वाले सभी चुनाव में लागू होंगी। और उनका ये भी कहना था कि मतदान से पहले
मतदान और मतगणना में की गई 17 नई पहलों के बारे में खुलासा भी किया और उन्होंने ये भी कहा कि बीएलओ और ईआरओ इन सब का बड़ा अहम रोल रहने वाला है और इनके भत्ते भी बढ़ाने वाले हैं हम लोग। कई चीजें, जैसे उन्होंने कहा है कि हर बूथ पर केवल 1200 मतदाता होंगे, जिससे जो लंबी लंबी कतारें हैं वो एक समस्या खत्म हो जाएगी और बाहर ही मोबाइल फोन अपना जमा करना होगा। ये पहले भी होता था, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि प्रत्याशी अब बूथ के 100 मीटर के भीतर अपना पोलिंग बूथ लगा पाएंगे। जो उन्होंने ये बदलाव बताए हैं, आपने चेक किया है क्या अभिषेक जी? ऐसे कौन से बदलाव वो बता रहे हैं 17 जो पहले नहीं होते थे? आप म्यूट हैं शायद। इसमें हमने 2-3 चीजें बदली है। मैं एक्चुअली वो साइड में मैंने ओपन ही किया था। 2-3 चीजें इसमें बदली गई हैं। स्पेशली पोलिंग बूथ, मतलब पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ अलग अलग होता है। दर्शकों को समझा दें, एक पोलिंग स्टेशन पर मल्टीपल बूथ हो सकते हैं, लेकिन एक बूथ पर 1200 से अधिक नहीं। हालांकि पहले 1000 ही होते थे, यानी अब 200 बढ़ाया गया। ठीक है, वो संख्या 200 बढ़ाई गई। पहले 1050 भी होता तो दूसरा पोलिंग स्टेशन हो जाता था। पॉइंट नंबर 2 जो इस पूरे इसमें है, 1 मिनट, मैं उसका पूरा डिटेल्स मेरे पास था, मैंने बहुत अध्ययन नहीं किया क्योंकि मैं एसआईआर और इस पर ज्यादा अध्ययन किया था। जी जी जी। इसमें कहा गया है कि चुनाव आयोग ने कहा वोटर आईडी पहले मिलने में देरी होती थी, लेकिन एसआईआर लिस्ट बनते ही 15 दिनों के अंदर वोटर आईडी कार्ड अब दे दी जाएगी। ये बहुत गजब की चीज है। 15 दिन में वोटर आईडी कार्ड, ये एक लंबा प्रोसेस होता था। इस आईडी में साफ साफ कलर फोटो और बड़े अक्षरों में सीरियल नंबर लिखा जाएगा। तो यही सब, और मॉक पोल को लेकर के उन्होंने कहा है कि मॉक पोल पर राजनीतिक दलों के पोलिंग एजेंट भेजने का आग्रह किया गया है, जहां पर प्रति बूथ पर, पोलिंग बूथ पर, स्टेशन पर नहीं, 100 मॉक पोल होंगे 100 वोट के। पहले जितने होते थे उतना ही। तो ये बड़ा चेंज है। अब वोट चोरी का एलिगेशन लगाने वाले लोग जब अपने पोलिंग एजेंट कांग्रेस, राजद सभी लोग भेजेंगे और प्री मॉक पोल होगा और उसका रिजल्ट जब 100 वोट का आउटकम आएगा, उसके बाद भी अगर इस देश में कोई भारत के चुनाव आयोग के निष्पक्षता के ऊपर सवाल प्रश्न चिन्ह खड़े करेगा, तो फिर ऐसी परिस्थिति में तो ओमकार सर एक ही चीज हमारे पास ऑप्शन बचता है कि सड़कों पे फिर जूतांजलि दी जाए, क्योंकि इतना ट्रांसपेरेंसी दुनिया के किसी, मैं दावा करता हूं दुनिया के किसी भी प्रजातांत्रिक प्रणाली में नहीं है जो भारतीय चुनाव आयोग है। अब क्या चाहते हैं आप जी? जी हाँ, बात ये है एक्चुअल में कि जो बिहार का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, ये हमें ध्यान रखना होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, जिनमें से हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली, 3 जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने हैं। कुल मिलाकर के जो हड़बड़ी है कांग्रेस के भीतर भी और विपक्षी दलों के भीतर भी, वो ये इसको लेकर के है कि भाई लोकसभा चुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर अटक करके रह गई थी। उस समय तो इन्होंने बहुत हल्ला मचाया, ये तो अल्पमत सरकार है, रेत की दीवार की तरह है, कभी भी भर भरा करके गिर जाएगी। लेकिन मोदी जी हैं कि वो तो 2014 और 2019 वाली सरकार से भी ज्यादा बोल्ड स्टेप ले रहे हैं और एक के बाद एक फैसले करते जा रहे हैं।
तो अब इनको लग रहा है कि इसी क्रम में जो वातावरण बना हुआ है, जो लोकप्रियता बनी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अगर बिहार भी उनकी तरफ चला गया तो अगला फिर बंगाल और फिर असम। बंगाल में भी इतनी परेशानी कम से कम कांग्रेस को नहीं है, कांग्रेस को पता है कि वहां इसका क्या है, लेकिन असम को लेकर के राहुल गांधी बहुत डरे हुए हैं। उनको लगता है कि हरियाणा की तरह अगर असम में भी तीसरी बार उनकी डिफीट हो गई, कांग्रेस की डिफीट हो गई, तो फिर उनके नेतृत्व पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। भले ही एसआईआर का विरोध करें, वोट चोरी बताएं, मैच फिक्सिंग बताएं, जो बताएं, लेकिन इनकी अपनी लीडरशिप पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। जी भट्ट साहब। देखिए, आज जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो चुनाव आयोग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये साफ दिखा दिया कि चुनाव आयोग के खिलाफ इतना जहरीला कैंपेन जो चल रहा है पिछले 4 महीनों से, आयोग उससे बिल्कुल भी बेचैन नहीं है। और आयोग उसकी निष्ठा से जो विश्वास उस संस्था का है, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के चेहरे पे साफ दिख रहा था। जो सबसे बड़ी घोषणा उन्होंने आज की है वो ये है कि बिहार के चुनाव में 100% पोलिंग बूथ की वेबकास्टिंग होगी। तो यानी जो इनके पास जो आरोप लगाने का एकमात्र आधार था, वो वेबकास्टिंग जब होती है तो वो पोलिंग बूथ के अंदर होती है कि कैसे मतदाता आ रहा है, और वो पोलिंग अफसर के पास आता है। पोलिंग अफसर जो है उसका नाम देखता है वोटर लिस्ट में, उसको टिक करता है, फिर मतदाता उस पर साइन करता है। उसके बाद वो जाता है ईवीएम के पास, ईवीएम पे वो अपनी पसंद के बटन को दबाता है। तो पूरी प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होगी। तो अब जो है कि अच्छा, और जो हमारा जिहादी और कम्युनिस्ट विपक्ष है, वो ईवीएम को सती सावित्री होने का प्रमाण पत्र पहले ही दे चुका है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि कल सुप्रीम कोर्ट का फाइनल आर्गुमेंट है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ जो रिट फाइल की गई थी जुलाई में। तो और ये आर्गुमेंट है, अभी जजमेंट नहीं है। और इसका मतलब ये हुआ कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आएगा, तब तक बिहार में चुनाव की घोषणा हो चुकी होगी, और तब तक बिहार के चुनाव का पूरा जो डिटेल शेड्यूल है, जो चुनाव की समय सारणी है, यह चुनाव एक फेज में होगा या 2 फेज में होगा या इससे अधिक में होगा, ये अभी तो हमें जानकारी है नहीं। जेडीयू ने सिंगल फेज की मांग की है, बीजेपी ने 2 फेज की मांग की है। तो जो भी होगा वो सामने आ जाएगा। तो यानी अब जो है उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने इट विल बी ए फेट अकम्पली। और आज तक भारत के इतिहास में कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने जब एक बार चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, कभी उसमें हस्तक्षेप नहीं किया है। क्योंकि चुनावी प्रक्रिया को रोकना या उसमें कोई व्यवधान डालना या कोई उसमें अस्थायी कोई स्टे लगाना या कोई अंतरिम कोई डायरेक्शन देना, उसके तो ऐसी प्रक्रिया में चुनाव कराना संभव नहीं होता है। ये बहुत ही जाइगेंटिक एक्सरसाइज है। 7 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं, यूपी में तो 15 करोड़ हैं, बिहार के दुगने हैं। तो अब जो है तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने और जनता ने, बिहार की जनता ने चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को के ऊपर अपनी मोहर लगा दी है। हालांकि चुनाव आयोग की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल पूछा गया था कि असेंबली चुनाव के 4 महीने पहले ये क्यों हो रहा है। तो चुनाव आयोग ने सारे नियम, कानून, परंपरा और अपने अधिकार, अपनी शक्तियों और मतदाता सूची के रिवीजन की जो प्रक्रिया है, उस सबका हवाला देकर के एक बहुत ही कन्विंसिंग उसका जवाब दिया। तो और ये एक ऐसा मामला है कि जहां विपक्ष चुनाव की घोषणा होने के पहले ही ये बहुत बड़ी राजनीतिक लड़ाई हार चुका है। इतना ज्यादा, इतना एक्सट्रीम पे, इतना अतिवादी स्तर पे ले जाके राहुल गांधी ने जो कैंपेन चलाया था कि वोट चोरी हो रही है, और बहुत ही असभ्य और मर्यादाहीन भाषा में जो बात की थी, उसके बावजूद बिहार के चुनाव को लेकर के, चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर के
विपक्ष कोई भी पॉपुलर नैरेटिव खड़ा करने में 100% असफल रहा। ये अपने आप में बहुत बड़ी हार है बिहार के महागठबंधन की, आरजेडी की और कांग्रेस की। और आरजेडी ने इस हार को स्वीकार भी कर लिया है। राहुल गांधी की वोट चोरी यात्रा के बाद तेजस्वी यादव ने भी अपनी यात्रा निकाली थी। उस यात्रा में उन्होंने एक बार भी वोट चोरी का या एसआईआर में गड़बड़ी का एक बार भी उन्होंने गलती से नाम तक नहीं लिया। तो एक तरीके से जो 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 महागठबंधन की जो जो रीढ़ की हड्डी है, जो बैकबोन है बिहार में, वो ही जो है उसने ही राहुल गांधी के इस कैंपेन को नकार दिया। तो ये अपने आप में ये बहुत और मैं ये भी देख रहा हूं कि जो ये तो सब मान रहे हैं कि महागठबंधन को वो एज नहीं है जो एज उनको 2021 में थी, 2020 में। तो अब जो जी। है मीडिया के एक सेक्शन में प्रशांत किशोर को हीरो बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि की एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों डरे हुए हैं प्रशांत किशोर से। वो किसका नुकसान करेंगे और क्या नुकसान करेंगे। जो मेरी जानकारी है, जो मेरा आकलन है, अगर वो एक सीट भी पा जाएंगे ये चमत्कार होगा। यस, कुछ कुछ जगह ऐसा हो सकता है कि वो कहीं एनडीए के वोट को ऐड करें या आरजेडी में कुछ ऐड करें। लेकिन इतिहास ये कहता है कि जब कोई थर्ड पोल उभरता है किसी राज्य के चुनाव में, तो वो हमेशा एंटी इनकम्बेंसी वोट को ही डिवाइड करता है, जिसको बिहार में बड़ा लोकप्रिय नाम दिया गया है, वोट कटवा पार्टी। तो अगर एंटी इनकम्बेंसी अगर अगर नीतीश कुमार के खिलाफ है और वो वोट कहाँ जाएगा, वो वोट फिर जो है आरजेडी, कांग्रेस और पीके में बटेगा। तो इसका भी फायदा एनडीए को होगा। इसमें तो कोई ज्यादा रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत है नहीं कि क्या होगा। तो अगर अगर पीके के पास कोई फॉलोइंग है, कोई उनको बढ़त है, तो वो एंटी इनकम्बेंसी वोट को तो डिवाइड करेंगे और क्या करेंगे। इसके अलावा उनका अपना कोई पॉजिटिव वोट हो ऐसा अभी तक तो कहीं दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, वो बहुत आर्टिकुलेट हैं, वो बहुत पॉलिश्ड हैं, ही हैज ए वेरी स्ट्रॉन्ग बायोडाटा। उनके समर्थक कहते हैं कि 2014 में उन्होंने मोदी को पीएम बनवाया, उन्होंने नीतीश कुमार को जो है मुख्यमंत्री बनवाया, उन्होंने ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनवाया, उन्होंने वाईएसआर रेड्डी को आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री बनवाया, उन्होंने डीएमके को मुख्यमंत्री बनवाया वहां स्टालिन को। तो उनके खाते में तमाम पीएम सीएम बनवाने वालों का वो किंग तो मेकर का ठीक नाम है दर्ज है। वीरेंद्र जी, लेकिन अगर वो इतने ही मतलब होशियार हैं तो फिर वो अपने आप को भी मुख्यमंत्री बनवा दें इस बार। हाँ, तो उनका बायोडाटा इतना लोडेड है कि आप अगर पीके के बारे में किसी से बात करें तो वो तुरंत जो है वो आदमी अपना लैपटॉप खोल के बताता है, तुम्हें कुछ पता नहीं है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स क्या होती है, तुम्हें कुछ पता नहीं है बिहार क्या होता है। तो अब उनके पेड स्टाफ की टीम जो है जिलों जिलों में काम कर रही है। तो एक पॉलिटिकल कैडर, एक राजनीतिक व्यक्ति अलग होता है और एक पेड आपका एम्प्लॉय जो जाके काम करता है वो अलग होता है। पेड एम्प्लॉय तो मार्केटिंग सर्वे एजेंसी का, मार्केटिंग सर्वे कंपनी का आदमी होता है, पॉलिटिकल पार्टी में पेड आदमी तो नहीं होता है। तो इसलिए जी जी। अब जो बिहार का तो आज जो है मेरा तो मानना है कि चुनाव आयोग की पूरी टीम ने बिहार में कल जा करके सारे पॉलिटिकल पार्टी से मीटिंग करके और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके युद्ध की घोषणा कर दी है। ऐलान जंग आज हो चुका है एंड इट्स ओनली मैटर ऑफ डेज कि चुनाव का जो डिटेल शेड्यूल है वो कब जारी होता है। और ये तो आज तय ही हो गया है कि पोलिंग छठ पूजा के बाद ही होगी। तो अगर पोलिंग छठ पूजा के बाद होगी तो ये तय है कि चुनाव में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया, चुनाव में नामांकन पर वापस लेने की प्रक्रिया और 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 और, और अंतिम दिन वो सारी प्रोसेस जो है वो छठ के पहले पूरी हो जाएगी। और वैसे भी 23 नवंबर या 22 नवंबर लास्ट डेट है जब तक असेंबली कॉन्स्टिट्यूट हो जानी है। और 20 अक्टूबर को दीपावली है तो उसके नेक्स्ट 10 डेज में छठ पूजा भी हो जाएगी। क्यों अभिषेक जी, नेक्स्ट 10-12 डेज में। हाँ, दीपावली के छठे दिन छठ पूजा होती है सर।
अच्छा, तो उसका मतलब अक्टूबर में छठ पूजा हो जाएगी। जी तो इसका मतलब ये है कि आराम से जो है चुनाव आयोग के पास लगभग 1 महीने का समय रहेगा कि वो चुनाव तो और अगर दीपावली के पहले कोर्ट शेड्यूल अनाउंस हो जाता है, तो इसका मतलब कैंडिडेट की घोषणा करने की प्रोसेस भी छठ पूजा तक पूरी हो जाएगी। और छठ पूजा के बाद जो है पूरे आपके पास बचते हैं 28-29 दिन इलेक्शन पूरे करने के, तो वो हो जाएगा। तो आज जो है चुनाव आयोग ने युद्ध की घोषणा कर दी है। वैसे मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस बात का भी जवाब दिया जिसका चर्चा आप कर रहे थे। सुन लेते हैं, एक छोटी सी बाइट है। हाँ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव के पहले कराए जाने के निर्णय की बात है, तो अगर आप लोक प्रतिनिधित्व कानून के हिसाब से अगर चलेंगे तो रिवीजन हर चुनाव के पहले चुनाव आयोग को कराना लॉफुल है और लॉ के अंतर्गत कराना ही होता है। किसी का यह कहना कि रिवीजन चुनाव के बाद होना चाहिए वो न्याय संगत नहीं है। अब जरा ये अभिषेक काम जी के है। पास चलते हैं। अभिषेक जी, जरा ये बताइए कि इस समय माहौल क्या है और ये प्रशांत किशोर जो है ये वोट कटवा ही रहेंगे या खिलाड़ी भी साबित हो सकते हैं? अभी तक तो वोट कटुआ ही नजर आ रहे हैं, खिलाड़ी तो साबित नहीं हो रहे। मैं भी मगध और शाहाबाद प्रमंडल के लगभग 69 सीट्स पर मैं ऑलरेडी ग्राउंड पर जा चुका हूं और ग्राउंड रिपोर्टिंग हो रही है। और इसके अलावे जो अलग अलग सीटें हैं, मैं एक सेकंड में अपने लैपटॉप पे ही वो डेटा निकाल लूं, चूंकि आपने पूछ लिया है तो मैंने कहाँ कहाँ कंप्लीट कर लिया है सर्वे को। और वो सर्वे आप लोग ऑलमोस्ट वो रिफ्लेक्शन होगा जो इस समय चल रहा है। तो एक सेकेंड में उसको निकाल रहा हूं, बस ओपन हो रहा है वो मेरा पीडीएफ फाइल ओपन हो रहा है। जो स्थिति है ग्राउंड जीरो पर, ठीक है सर, इसमें 3-4 चीजें एकदम क्लियर मुझे समझ में आई है कि अभी तक प्रशांत किशोर का जो वोट शेयर है वो 7% से ऊपर क्रॉस कहीं भी नहीं किया है, जो हम लोग का सर्वे है। और मैं जिस जिले वाइज बता रहा हूं, पटना की 14 सीट, बक्सर की 4 सीट, अरवल की 2 सीट, जहानाबाद की 3 सीट, औरंगाबाद की 6 सीट, कैमूर की 4 सीट, रोहतास की 7, भोजपुर की 7, गया की 10, नवादा की 5 और नालंदा की 7। ये कुल मिलाकर के 69 सीट होते हैं मगध और 11 जिलों में, मगध और शाहाबाद मिलाकर के। इन सीटों पर जो अभी स्थिति है उसमें कहीं भी हमने इन 69 सीट पर यह नहीं देखा कि प्रशांत किशोर का वोट शेयर 7% से ऊपर हो रहा हो किसी भी सीट पर। मोस्टली कहीं 4%, कहीं 3%, कहीं 5%। पता नहीं, नोएडा में अलग अलग सर्वेज आ रहे हैं कि किसी ने कहा कि 23%। 2 सर्वे आए हैं जिसमें किसी ने कहा 21% लोग चीफ मिनिस्टर देखना चाहते हैं। सर, अभी चुनाव आयुक्त ने कहा है कि 7 करोड़ 40 लाख के आसपास मतदाता है। जी हाँ। इसका 21% कितना हुआ सर? मोर देन करोड़। तो ग्राउंड जीरो पर 21% लोग, 21% साधारण शब्दों में मैं दर्शकों को बताऊं तो जब मैं 100 लोगों से बात करता हूं तो 21 लोगों को कहना चाहिए था कि वो जनसुराज को वोट कर रहे। इससे पता चल रहा है कि कैसे नोएडा दफ्तर के पत्रकारों के द्वारा पेड पीआर कराया जा रहा है। सच तो ये है बिल्कुल बिल्कुल कि मुझे मैनेज है, ये पूरी तरह 500,000 में मैनेज। 2 लोग मिल रहे हैं। 500,000 लोगों से बातचीत कर रहा हूं तो 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग मिल रहे हैं। ये स्थिति है कि वो पीके की बात कर रहे हैं, अदरवाइज बिल्कुल हवा नहीं है। मैं मिथिलांचल की कुछ सीटों पर, जहां से अभिलाषा पासवान अभी 3 दिन पहले आई है हमारी टीम की, जिसमें मधुबनी की 10 सीट, सुपौल की 5, दरभंगा की 10, मधेपुरा समस्तीपुर की 10, सहरसा की 4 और बेगूसराय की, ये 7 जिलों में 50 सीटें हैं। हमने उसको दायित्व दिया था। 2.5% से 3.5% के आसपास प्रशांत किशोर का इन 50 सीटों पर है। तो वोट कटवा साबित हो रहा है। मोस्टली किसका काट रहे हैं ये मैं क्लियर कर दूं, एनडीए का काट रहे हैं। बहुत रेयर कोई मुस्लिम या यादव इनसे प्रभावित होकर के कह रहा है ना ना
अब आश्चर्य की बात है कि वो 3.5%, 2.5% लोगों के मन में ऐसा क्या चढ़ा है और वो वोटिंग होते होते सस्टेन करेंगे कि नहीं, क्योंकि आसपास का माहौल देखेंगे तो जब देखेंगे कि कोई नहीं दे रहा है और पुराने वो भाजपा के वोटर रहे या एनडीए के वोटर रहे तो सोचेंगे कि बर्बाद हो, इससे अच्छा है कि भाई वापस लौट चले। तो ये जो स्थिति बनेगी, तो प्रशांत किशोर ने ठीक बोला था, या तो अर्श पे रहेंगे या फर्श पे रहेंगे। तो मेरे भी सर्वे में कम से कम अर्श पर तो नजर नहीं आ रहे हैं, फर्श पर नजर आ रहे हैं जी। और एनडीए में भी किसका काटेंगे, नीतीश का? नहीं सर, नीतीश का वोटर इंटैक्ट है, महिला वोटर इंटैक्ट है। नीतीश जी के प्रति आज के समय 2020 में विधानसभा चुनाव में लोग कह सकते थे कि नीतीश जी के प्रति एक एंटी इनकम्बेंसी देखी गई थी। 2025 में नीतीश कुमार प्रो इनकम्बेंसी के साथ जा रहे हैं सर, एक बात मैं बताऊं, और इसका कारण है मोदी सरकार के साथ इनका कोलैबोरेशन। अब तो चिराग पासवान भी इसी में है। जो एंटी इनकम्बेंसी का भाव है ना सर बिहार में, ये सिर्फ शब्दों में नजर आ रहा है, ग्राउंड पर मुझे नजर नहीं आ रहा है सर। जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने खजाना खोला है, केजरीवाल पीछे छूट गए हैं सर, जगन मोहन रेड्डी पीछे छूट गए, महिला शिक्षकों को पढ़ाने के लिए, मोबाइल खरीदने के लिए 10,000, तो आंगनबाड़ी को 10,000, जीविका दीदी को पैसे मिल रहे हैं। मतलब ऐसी कोई महिला छूटी नहीं है जिसको पैसे नहीं मिले। तो एक बड़ा सेक्शन है जो सिर्फ नीतीश कुमार गा रहा है, कोई माने ना माने। नहीं, आपने ये कहा ना कि एनडीए का वोट काटेगा प्रशांत कुमार, तो फिर एनडीए में किसका वोट काटेगा वो थोड़ी बहुत जो चुल मची है वो सवर्ण समाज में मची है, ब्राह्मण और राजपूत समाज में। इसी का सॉल्यूशन निकालने के लिए शाहबाद में अभी पवन सिंह को लाया भी गया था, कुशवाहा जी से मिलवाया गया, गले मिला, मतलब राजपूत कुशवाहा समीकरण सेट किया गया। बाकी कुछ रोहतास जिला के ब्राह्मण लोगों के अंदर चुल मचा है। लेकिन अब ये वही चुल यूपी में भी है, वही चुल हाँ, यूपी में भी है ब्राह्मणों में। नहीं, सवर्ण समाज में अक्सर ये चुल आता है, क्योंकि विद्वानों में मतभेद होता है ना। अपने आप को ये लोग कहते हैं कि भैया हम लोग इंटेलेक्चुअल हैं, सत्ता व्यवस्था। अरे तुम हो 2.5% बिहार में 3.5%, और 3.5% का 1% तुम पीके की तरफ चले जाओगे तो सत्ता और व्यवस्था परिवर्तित करोगे। पता नहीं ये मूर्खता कहां से आई है, एक कहां से ये लोग जन्मे हैं। लेकिन वो पीआर, मुझे लगता है कि ये भी संभवतः ना रहेगा और पुष्पम प्रिया की तरफ कहीं ऐसा ना हो, प्रशांत किशोर का पुष्पम प्रिया पार्ट 2 जो है वो नजर आए। जी जी। लेकिन तो तेजस्वी के बड़े भाई का क्या होगा? आपने उसके बारे में कुछ प्रकाश नहीं डाला। उनकी भी पार्टी बन गई है। 100% महुआ से तेज प्रताप यादव अपना निर्दलीय चुनाव जीतेंगे, ये हमारे सर्वे में साफ साफ नजर आता है। महुआ में वो भाव है। अब बड़ी बात यह है कि अगर ये स्थिति है तो बाकी 100 सीटों पर खड़ा करेंगे तो क्या प्रभाव होगा। ये प्रभाव तो राजद वाले समझ रहे हैं कि प्रभाव तो होगा ही। अब ये है कि क्या पैचअप हो पाता है चुनाव के आखिरी समय तक या नहीं, ये देखना है। क्योंकि अगर पैचअप नहीं हुआ तब तो आरजेडी इतिहास क्रिएट करेगी सर, नीचे जाने। सीटें कम हो सकती हैं। 100% होंगी, 100% होंगी, 100% होंगी सर। बिहार में ऐसी 2020 के चुनाव में 45 सीटें थी जहां 1 वोट से लेकर के 1000 वोट के बीच का रिजल्ट हुआ है, और आरजेडी के फेवर में ऐसी कई सीटें गई थी, लगभग 20 सीट के आसपास गई थी। और इस बार तो 500,000 काट लेगा तो सोचिए कहां होगा रिजल्ट। इस बार तो चिराग भी साथ है ना, चिराग। हाँ, इस बार चिराग पासवान एनडीए के साथ है, बिल्कुल बिल्कुल। इसका भी फर्क पड़ेगा। पिछली बार 8% एनडीए का वोट माइनस किया था चिराग पासवान ने। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लोग सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार को नुकसान होगा। मुझे तो दिख रहा है कि कहीं बीजेपी के बाद सेकंड लार्जेस्ट सीटों के दृष्टिकोण से जदयू न साबित हो वापस। मुझे जदयू की वापसी होती हुई नजर आ रही है इस पूरे चुनाव में सर। लेकिन ये पीके ने तो कहीं ये कहा था कि अगर नीतीश कुमार की पार्टी को 25 से ज्यादा सीट आ गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। हाँ, तो छोड़ देंगे चुनाव के बाद, इसमें क्या है, हम लोग देखेंगे फिर छोड़ते हुए।
100% 25 से ऊपर आएगा, मैं बोल रहा हूं सर, मैं कह रहा हूं 50 से ऊपर आएगा, 25 की तो बात ही नहीं है। और मैं आप लोग जानते हैं जदयू की विचारधारा का, सेकुलरिज्म के कारण और बहुत सारे कारण चीजों से मैं आलोचक रहा हूं, लेकिन क्या करें, ग्राउंड का जो फीडबैक है, मैं एक फीडबैक निकाल के सुनवाने का कोशिश करता हूं। मेरा खुद का उस वक्त मेरा गला फंसा हुआ था, लेकिन वो मेरे पास होना चाहिए, मैं सुनवाने का। ये बात बाबा रामदास ने भी मुझे बताई थी कि मैं बिहार में जहां जहां गया हूं, मैंने जो बात की है, सब लोग नीतीश कुमार की बात करते हैं कि नीतीश को वोट देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए देखिए बहुत अच्छा नहीं एक दूसरा वीडियो है महिला का। हाँ, किसको वोट कीजिएगा? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के। हाँ। अच्छा ये बताइए, काम किया है? हाँ, काम बहुत अच्छा किया। महिला को देख लीजिए सर, स्क्रीन पर लेके आने का प्रयास कर रहा हूं। ये महिला है सर, राहुल गांधी जिस पीडीए की बात कर रहे हैं, ये पीडीए की धज्जी उड़ने वाली है सर। ये सब्जी बेच रही थी और मुंह छूटते मैंने बोला किस मुद्दे पे वोट करोगे? मुद्दा छोड़िए, सीधे इसने बोला नीतीश कुमार को करेंगे। क्यों करेंगे? जीविका में पैसा आया है, मोदी जी शौचालय का पैसा दिए हैं। मैंने पूछा घर का पैसा है, बोला मोदी जी भिजवाए हैं। तो अब ये नहीं है ना कि आज के समय इंफॉर्मेशन जो है इस तबके के पास नहीं, इस तबके के पास भी इंफॉर्मेशन है कि ये गैस सिलेंडर मिला है तो मोदी जी ने दिया है, ये घर मिला है तो मोदी जी ने दिया है, जीविका दीदी के पैसे आए हैं तो भाई नीतीश कुमार के थ्रू आए हैं। जो हमारा पेंशन बढ़ा है हमारी माँ का, 400 से सीधे वृद्धा पेंशन 1100 रुपए का हो गया। 1100 रुपए बिहार में महिला के हाथ में सर बड़ी रकम है, ये बात लोग मानेंगे नहीं। और बिजली फ्री दे रहे हैं 100 यूनिट, 125 यूनिट बिजली फ्री, मतलब पूरे बिहार में ग्रामीण इलाकों में आप जाइए बिजली फ्री है। तो वीरेंद्र जी, अगर ये नतीजा आने वाला है बिहार का, तो ये एसआईआर विरोधी, वोट चोरी का राग अलापने वाले ये क्या करेंगे रिजल्ट के बाद? सबसे बड़ी जो बात आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने कही है कि बहुत नए क्रांतिकारी कदमों की शुरुआत बिहार से हो रही है। जो उन्होंने कदमों की घोषणा की है, तो वो उसमें बहुत सी बातें नई हैं और वो जो है पूरे देश में लागू होंगी। और उन्होंने एक तरीके से ये बता दिया है, ये उन्होंने वो कोर्ट के बारे में कोई टिप्पणी उन्होंने नहीं की है, लेकिन उन्होंने परोक्ष रूप से बता दिया है कि जो एसआईआर में जो शुरुआत चुनाव आयोग ने की थी वो पूर्णतः संवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता रहेगा। और इसका और जिस तरीके से आज जो उन्होंने घोषणा की है एसआईआर के ऊपर, जो और ये जो चुनाव होगा, ये किस दल की सरकार बनेगी केवल उसके लिए मैंडेट नहीं होगा, ये एसआईआर के पक्ष में भी मैंडेट होगा। और एसआईआर के पक्ष में अगर ये मैंडेट मिलने के बाद चुनाव आयोग दुगने जोशो खरोश के साथ इसका काम करेगा। बंगाल में वहां भी अप्रैल में चुनाव होने हैं, 5 महीने का समय है, बिहार से ज्यादा का समय है बंगाल में, और वहां के वोटर भी बिहार से कम है, यहाँ से बिहार के बराबर नहीं है। तो कुल मिलाकर के जो सबसे बड़ा जो है इस चुनाव के साथ, बिहार के चुनाव के साथ भारत में जो चुनाव प्रक्रिया में जो सुधार होना था, जो रिफॉर्म होना था, वो भी चुनाव के साथ साथ हो रहा है। और इलेक्टोरल रिफॉर्म के पक्ष में भी मैंडेट आने की मेरा मानना है तैयारी पूरी हो गई है। और इस एसआईआर के पक्ष में मैंडेट आने के बाद ये जो उल जलूल और गैर जिम्मेदार बयानबाजी होती है कांग्रेस की ओर से, हमें ये उम्मीद करनी चाहिए अब उस पर विराम लगेगा। क्या वाकई ऐसा होगा? क्या विराम लगेगा? नली में डाल करके कितने साल भी उस पूंछ को रखो, निकालिएगा टेढ़ी की टेढ़ी निकलेगी। कोई आधार नहीं बचा है ना। आधार क्या बात कर रहे हैं सर? आधार और बेस और लॉजिक पर आप उससे बहस करेंगे? फ्लैट अर्थ सोसाइटी, सॉरी, जमाते फ्लैट अर्थ सोसाइटी के मेंबरान जो है वो लॉजिक से बाहर के लोग हैं।
आपकी बात लोगों के समझ में नहीं आएगी, है उसको थोड़ा खुलासा कर दीजिए सर। जो मानता ही है कि मैं फ्लैट अर्थ सोसाइटी का मेंबर हूं, वो लॉजिक पे बात कैसे करेगा? जो मान धरती चुका है चपटी है, आसमानी किताब के अनुसार धरती चपटी है। हाँ बिल्कुल, धरती चपटी है। और एक नहीं, 2 आसमानी किताबें हैं, और एक धरती 2000 उड़ ना साल जाए पुरानी। इसलिए पहाड़ रखे गए हैं, नहीं तो धरती आसमान में 7वें आसमान में पहुंच जाएगी। आप उनसे लॉजिक पर बात करेंगे। राहुल गांधी वही तो है। राहुल बिहारी, अभी मैं ऑफ कैमरा बोल रहा था, बिहारी अच्छे मैथमेटिशियन होते हैं क्योंकि हमारा मैथ्स बहुत फेवरेट सब्जेक्ट होता है। वो सब हमसे पूछ रहे हैं, सर ये 250 केजी बाइक वाला और 3500 केजी का क्या मसला है कोलंबिया की यूनिवर्सिटी में? क्योंकि इंजीनियरिंग बहुत हम लोग करते हैं, हमारा मैथमेटिक्स भी ठीक होता है। इनफैक्ट भी है, फिजिक्स अगर किसी को पढ़ना है और एससी वर्मा जो कि बिहार के, जिन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स लिखा है, वो नहीं पढ़े तो आप इंजीनियरिंग तक पहुंचेंगे नहीं। 11th 12th वो कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स उन्हीं का पढ़ना ही है किताब। किसी भी जगह चले जाइए, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़िए, वो लोग खुद टेंशन में है। राहुल गांधी का ये वाला जो कोलंबिया वाला स्पीच है कि एक कार क्यों 3500 केजी की होती है एक आदमी को चलाने के लिए और 250 केजी का बाइक, तो लगाइए आप लोग लॉजिक सर। बहुत कठिन सवाल राहुल गांधी ने पूछ लिया, बहुत कठिन सवाल है, इस पे शोध होगा। अपने आप से पूछा है उसने, वो अब वो उसको सुलझाएगा अगले 2-4 सालों में। ठीक बहुत है, बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक जी, और बहुत धन्यवाद वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, आप जुड़े, महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लिया। और दर्शकों से निवेदन है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें, वीडियो को फॉरवर्ड भी करें, शेयर करें, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, और द अभिषेक तिवारी शो को भी सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर, प्रणाम सर।